नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। कई हफ्तों बाद मैं आपकी खिदमत में इस वीडियो लॉग के ज़रिए हाजिर हूँ। पिछले कुछ हफ्ते में मैं कुछ तहरीर भी कलमबंद नहीं कर सका, कोई तज़िया भी नहीं दे सका, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से मुझे एक हफ्ते अस्पताल में भी रहना पड़ा। लेकिन बाहर आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से अब मैं ठीक हूँ और इस काबिल हूँ कि आपसे कुछ मैं बात कर सकता हूँ। दूसरी वजह ये कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 1-2 माह से, उस पर हम बातचीत तो करते रहते हैं। मैं तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो रेगुलरली मेरे वीलॉग को या मेरे तज़ियों को सुन पढ़ते हैं, उनको याद होगा कि मैं ये बातें पिछले 2-3 साल से बताता रहा हूँ। ख़ास तौर पर लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और फिर मेरे जैसे या जो भी मुहिब वतन दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, राइटर्स हैं, कालम निगार हैं, वो हमेशा से इशारों कनायों में ये बताते रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। और उसकी एक वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि किसी तौर भी पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाए और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं मज़ीद हमारे वो बातें कहने से जो हकीकत तो हैं लेकिन पाकिस्तान की बदनामी होगी, उससे दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो भी मुहिब वतन दानिश्वर हैं, राइटर हैं, सहाफ़ी हैं, उनको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि बस बहुत हो गया और इसके बाद शायद अब वक्त ना मिले। जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से एक चलती हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और उसके बाद जो भी आपने देखा, क्योंकि आप लोग देखते रहे हैं रेगुलरली, तो मैं उस पर सारी बातों पे एक रिवायती तरीके का तज़िया पेश नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको इल्म है और आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं ऑस्ट्रेलिया समेत, वो रोज़ाना की बुनियादों पर मीडिया में देख रहे हैं। कुछ चीज़ें मीडिया में हकीकत होती हैं और कुछ मीडिया की अपनी मार्केटिंग के लिए उसमें कुछ मिलावट भी की जाती है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से, पाकिस्तानियों से, मुहिब वतन पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूँगा कि अब वक्त ऐसा है कि हर चीज़ आपके लिए गूगल पर मैसर है। गैर जानिबदार ऐसे बुक राइटर्स हैं, तज़िया निगार हैं, एंकर्स हैं दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, कि वो आपको आईना दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। मैं इस वीलॉग को, क्योंकि मेरे अक्सर बातों में मैं सियासी पस मंज़र और बैकग्राउंड और सारे रेफरेंस पेश करता हूँ तो लंबा हो जाता हूँ, लेकिन लंबा हो जाता है मेरा तज़िया और लोग बहुत से पढ़ते सिर्फ इस वजह से नहीं देखते, या मेरे जो तहरीरें बहुत लंबी होती हैं कि वो लंबी हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि देखें, मैंने बड़ी हिम्मत करके, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ये मैं लिख रहा हूँ और ये मैं आपको वीलॉग दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता, क्योंकि अब किस चीज़ पर हम बात करें, सारी बातें करनी आपके सामने। पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब ऐसा एक जगह पर पहुँच गया है, एक वो मरीज़ है कि जिसके बारे में सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि अब इसके लिए आपको दुआ की ज़रूरत है, मज़ीद अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है, मैं आज थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पेश करूंगा। सारी चीज़ें तफसील से मैं पेश नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत वक्त चाहिए और मैं नहीं चाहता कि ये बहुत लंबा हो। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप इस मेरे मैसेज को पूरा सुनिए, इसकी आप तह में जाइए और जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो आप ज़रूर उनकी डिटेल जाकर आप देखिए और आप ये सोचिए कि हमारे साथ पिछले 70 सालों में
बल्कि जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, हुआ क्या है हमारे साथ, क्यों हम इस मुकाम पे पहुंच गए जहां आज खड़े हैं, जिसकी अलमनाक तारीख हमारे लोगों को पता है। हमारी नौजवान नस्ल को बहुत से मामलात में हक़ाइक़ नहीं पता, क्योंकि वो कुछ जानते हैं जो मीडिया में उनको दिखाया जाता है, और जो लोग बैठकर बातें करते हैं। आजकल फेसबुक का ज़माना है और सोशल मीडिया का और दूसरे जो ज़राया अबलाग हैं, तो वहाँ जो बातें होती हैं लोग उससे हमारी नौजवान नस्ल चीज़ें लेती है और फिर उसी के मुताबिक समझती है कि ये बातें सही हैं। कुछ बातें सही भी होती लेकिन हकीकत वो नहीं होती 100% जिसका हमें बताया गया है। अब एक चीज़ तो ये है कि देखें, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं जो मैं कहता रहा हूं, मैंने पिछले 2 आर्टिकल्स में भी कहा है कि जब बात की जाती है रियासती इदारों की, मुक़्तदर इदारों की, तो पाकिस्तान में आम तौर पर हवाला या इशारा होता है पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ। और जब फ़ौज की तरफ इशारा होता है तो पाकिस्तान के आम जो फ़ौजी हैं या जूनियर ऑफिसर हैं उनकी तरफ बात नहीं होती, वो बात होती है उनकी तरफ, उन जर्नलों की तरफ जो डिसीशन मेकर हैं, जो दिफा के सिपह सलार हैं, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ हैं तीनों अफवाज के, जिसमें बर्री फ़ौज का ज़्यादा अमल दखल है, और उनके जो जर्नल हैं वही डिसीशन मेकर हैं, और आज तक उन्होंने ही पाकिस्तान की तकदीर के फैसले किए हैं। तो आज मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं ये बात करूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे, मुक़्तदर इदारे जो हमारे लोग करते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसकी 2 वजह ये है। एक तो वजह तो ये है कि लोग इसमें कोई ये बात नहीं कि वो बुज़दिल हैं, डरपोक है, लेकिन जाहिर है कि लोग काम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो भी उनका भी जो नाम है मिसिंग पर्सन की लिस्ट में आ जाए, उनको गायब कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता रहा है। तो पाकिस्तान में जब से कायम हुआ है, पाकिस्तान में एक ही तबका है, एक ही इदारा है जिसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, कभी तो खुद मार्शल लगा के, या कभी अपने तौर पे अपने ज़र खरीद या अपने ऐसे लोगों को लाके वानों में बिठाया गया, ऐसे ठगों को, ऐसे बदगुमान लोगों को हर इदारे में, ताकि वो यस मैन का किरदार अदा करें पाकिस्तान की जर्नलों का, और पाकिस्तान के इस नतीजे पर पहुंच गया। इसकी वजह क्या है, क्यों हम पाकिस्तान की जो जर्नल हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, और जैसे मैंने कहा कि मैं आम फौजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के आम फौजी, पाकिस्तान के जो सोल्जर हैं, जूनियर ऑफिसर है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, उनको अपने बॉस के इशारों पे चलना पड़ता है। सच्चे मुहिब्बे वतन है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो आम फौजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों में पाकिस्तान के अंदरूनी दहशतगर्दी से निपटने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान की अवाम ने भी उनका उतनी ही इज्जत की है शुरू से। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान के बनने के बाद से जितनी इज्जत पाकिस्तान की अफवाज की है, शायद किसी और मुल्क में उनके लोगों ने उनकी फ़ौज की हो। बहुत सारे मुल्क, बल्कि ज़्यादातर मुल्क ऐसे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम देखें कि यहाँ पर तो हमें ये पता नहीं कि हमारे यहाँ पर आर्मी का चीफ कौन है, ना कभी ज़रूरत पेश आती है, ना यहाँ कोई ऐसा ISPR है, ना यहाँ कोई ऐसा मीडिया रिलीज़ है कि वो हर मामले में बात करे आकर। और इस तरह से जितने महज़िब कंट्रीज़ हैं जहाँ सही मायनों में डेमोक्रेसी है, सिविलियन बालादस्ती है, वहाँ पर फ़ौज बस एक इदारा है, और उसकी ज़रूरत जब पड़ती है तो उसको जो हुकूमत है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आज़म है, वो उनको काम उनको सरअंजाम देने के लिए बुलाता है, और फिर वो वापस चले जाते हैं। लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इज्जत की जाती है, हर मुल्क में की जाती है। ये पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान की जर्नलों का, पाकिस्तान की फ़ौज का मुल्क पे कंट्रोल रहा है, तो जो बताया गया
वही हम समझते हुए पाकिस्तान की आवाम ने इतनी इज्जत की है, इतनी उनकी एहतराम किया है कि शायद किसी और मुल्क के अवाम ने उनकी फ़ौज का किया होगा। अब इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान की अफवाज शुरू से ही पाकिस्तान की ना सिर्फ दिफाई जो उनका काम था उसमें रहना चाहिए था, पाकिस्तान की दिफा में काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारों और हर इदारों में सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या डिप्लोमेसी हो, वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई रिटायर्ड फौजी या कोई डिप्यूटेशन पे जर्नल वहाँ बिठाया गया है। उसकी वजह क्या है? तो मैं मुख्तसर से ब्रीफली आपको बैकग्राउंड देता हूँ, डिटेल आपने जाकर देखनी है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है वो शायद ये चीज़ें नहीं जानता हो जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। फिर आप ये डॉट्स कनेक्ट कीजिए, ये चीज़ें कनेक्ट कीजिए, क्योंकि इनका एक आपस में रिश्ता है, तो आप उस नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, क्यों पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के इक़्तिदार को में ऐसे बदउनवान क्रिमिनल मुलजिम मुजरिमों को बिठा दिया गया जानबूझकर के जो पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नलों के यस मैन करके उनके जूते चाटे। जब इमरान खान ये बात करता है कि शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं कुछ आपको ये चीज़ें अब बताता हूँ, और मेरे से मैंने कहा कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को पस मंज़र में जाइए और वहाँ से कनेक्ट करके आइए और देखिए, और फिर मैं आखिर में पूछूंगा कि क्या अब इस फौज को पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम से निकाला जा सकता है, इसमें मैं आखिर में बात करूंगा। देखिए, हुआ ये, जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो गोरा था, जनरल सर फ्रैंक मिजरी, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट आर्मी कमांडर इन चीफ ऑफ द न्यू पाकिस्तान आर्मी। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लिहाजा जहन में रखिए चीज़ें जो बता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। फिर 1948 में जनरल मैजरी को रिप्लेस किया, जनरल मैजरी आ गया और उसने वो 1951 तक रहा। 1947 में फ्रैंक मैजरी था, फिर जनरल मैजरी ने 48 में कमांडर चीफ बन गया और उसके बाद में वो 1951 तक रहा। तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो कोई नेटिव यानी कि मुकामी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया, बल्कि वो उन्हीं गोरों के जनरलों को बनाया गया जिनसे हमने आज़ादी ली थी। उसका एक बैकग्राउंड है जो आप जाकर स्टडी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद 1951 में यानी कि 1947 से 1951 तक पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसका जो कंट्रोल था वो गोरों के हाथ में था, जिनसे हमने पाकिस्तान लिया था, आज़ादी ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सियासी तौर पे डेमोक्रेटिकली कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, और लेकिन दिफाई तौर पर हम 1951 तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और हमारे जो सिपा सलार थे वो गोरे ही थे। उसके बाद में 1951 में अयूब खान को, जो पहला एक नेटिव कमांडर था, उसको पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाया गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने। लेकिन मैं इस पे आपको ये बता दूं एक बात कि अच्छा, इससे पहले एक और बात बताऊं। अब आप देखें इंडिया को, क्योंकि हम दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान में तो गोरे ने कमांडर इन चीफ की पोजीशन संभाली, इंडिया ने उसी वक्त अपना लोकल फील्ड मार्शल कोंडेरा मंडपा केरियापा ईसाउद्दीन ने ताल्लुक था, इनको इंडिया की आर्मी का कंट्रोल दिया गया एज ए दिफाई महकमे के तौर पे। तो एक तो ये फर्क था कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल था वो गोरों के हाथ में था दिफाई, और हिंदुस्तान ने शुरू से ही अपनी आर्मी का चीफ जो है उनके अपने हिंदुस्तानी को बनाया। अब आप इसको जहन में रखिएगा, इस बात को जो मैंने आपको अभी बताई है।
एक मौके पर 1947 में अयूब खान, उस पर ब्रिगेडियर थे ये, इनकी मुलाकात होती है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी तकरीब में। और जिन्ना साहब बड़े मर्दम शनास आदमी थे, एक दफ़ा में बात करके आदमी का अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसका थिंकिंग क्या है। उन्होंने जब बात की तो उसके बाद उन्होंने लियाकत अली खान को और अपने साथियों को बुलाया और उनको ये कहा कि आपने इस आदमी से होशियार रहना है और आपने इसको आगे प्रमोट करके नहीं लाना है, क्योंकि मैंने जब इससे बात की तो इसमें मुझे गोरों के साथ लॉयल्टी नज़र आती है। ये गोरों के साथ लॉयल्टी नज़र आती है, पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी कम नज़र आती है। ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। लेकिन बहरहाल एक प्रोटोकॉल होता है। लियाकत अली खान को ने यानी कि 1953 तक, जब मैंने आपको बताया 51 तक जो है वो अयूब खान को गोरों ने, जो उस वक्त आर्मी के चीफ थे, इसको प्रमोशन मिलता गया और ये फिर इसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। तो उन्हीं गोरों की जिनसे हमने आज़ादी ली थी, उनकी रिकमेंडेशन पर उस वक्त के पहले वज़ीर आज़म ने, लियाकत अली खान ने इसको अयूब खान को कमांडर इन चीफ बना दिया। और उसके बाद में अयूब खान फिर कमांडर इन चीफ बनने के बाद वो पाकिस्तान की जो कई ओहदों पर रहा। जब गवर्नमेंट बनी, इंटरिम गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, और फिर जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी तो अयूब खान भी वजीर दिफा भी रहा मोहम्मद अली बोगरा वजीर आज़म के टाइम पर, और वजीर दिफा के तौर पर बहुत ज़्यादा कुर्बतें बढ़ाई गई बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ। एक तो ये आपको मैंने बात बताई। अब दूसरी तरफ देखिए सियासी तौर पे क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान के सियासतदान थे, जो पाकिस्तान में जिनकी बहुत ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ थीं और ज़्यादा तादाद में थे, जब पाकिस्तान की असम्बली बनी 1947 में तो ज़्यादा सियासतदान मशरक़ी पाकिस्तान से थे, बंगाली थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उनमें कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई कबायली सरदार नहीं था, वो प्योर सियासी लीडर थे। उन्होंने ही, क्योंकि याद रखिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में यानी कि बंगाल में ही मुस्लिम लीग को कायम हुई। उस वक्त के नवाब वक़ारुल मुल्क ने, एहसानुल मुल्क ने, मोहसिनुल मुल्क ने मुस्लिम लीग कायम की और फिर बम्बई से जिन्ना साहब को बुला के उसका सदर बनाया गया। इतने बड़े दिलगुर्दे की उनमें बात थी, उनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था कि ये जो है वो नॉन बंगाली है या बंगाली है या इसका ताल्लुक वो किस सूबे से है। वो काबिलियत की बुनियाद पे उन्होंने देखा कि एक लीडर है जिसमें ये जो कांग्रेस में है, लेकिन उसमें ये सलाहियत है, जो एक बहुत बड़ा बैरिस्टर है कि वो मुस्लिम लीग के बैनर तले मुसलमानों के हुकूक जो है वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व करा सकता है, और जो मूवमेंट आगे चल के पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में तब्दील हो गई। तो उस वक्त आपको ये जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान के जो लोग, जो बंगाली थे वो ज़्यादा थे, और वही ज़्यादा पहले 6 लियाकत अली खान के बाद जो 6 पहले वज़ीर आज़म बने, लियाकत अली खान के बाद 5, उसमें ज़्यादा तादाद बंगालियों की थी मशरक़ी पाकिस्तान से। अच्छा, दूसरा इसका सिनारियो है कि उसी वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, कायद की सदर बने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और उन्होंने पाकिस्तान का जो सियासी हुकूमत है वो संभाली। उस वक्त कुछ बंगालियों को, उनको सियासतदानों को कुछ डिमांड्स थी बंगाल के बारे में, मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के हवाले से।
और वो चाहते थे कि अगर हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना है तो फिर उसमें ये इन चीज़ों को पूरा किया जाए। तो ये मैं स्लाइड में कुछ आगे पीछे होकर दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी बात जल्दी जल्दी कर लूँ, तो आप मेरी बात पे ज़्यादा जोर दीजिएगा और जब मैं स्लाइड दिखाऊँ तो उसको जहन में रखिएगा। तो उस वक्त ही कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो मुस्लिम लीग में लाई गई, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन वो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम यानी कि बंगालियों की डिमांड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहते थे कि क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है बंगालियों की, मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की, तो बंगाली को भी वही रुतबा मिलना चाहिए जो उर्दू को एज ए कौमी ज़बान पाकिस्तान की मिला है। इसी तरह से वो चाहते थे कि हमारा बजट जो है मशरक़ी पाकिस्तान का उतना ही होना चाहिए हर इदारे में जितना मगरबी पाकिस्तान में है। वो चाहते थे कि बंगालियों को, मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को भी फ़ौज में मेरिट पर वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसे मगरबी पाकिस्तान में पंजाब से या फ्रंटियर से लिए जाते हैं। इस तरह से उनके मुतलबात थे जो कि ज़्यादातर जो है वो जेन्युइन थे, उनका एक हिस्सा बनता था, मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा वो मिलना चाहिए था। तो जब देखा कुछ सियासतदानों ने बंगाल के, मशरक़ी पाकिस्तान के, तो उन्होंने फिर उन्होंने अपनी पार्टी कायम की 1949 में, पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग। ये कायम हुई 1949 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के होते हुए, और उसकी डिमांड उस वक्त लोकल डिमांड थी जिनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से था, और वो चाहते थे कि अगर हम ये सहूलतें दे दें तो हम जो मशरक़ी पाकिस्तान की अवाम है और जो मगरबी पाकिस्तान की अवाम है उनको मुत्तहिद रख सकते हैं और पाकिस्तान को यूनाइट रख सकते हैं। फिर कायद आज़म का इंतकाल हो गया, लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, और फिर उसके बाद जो असम्बली थी उसमें बंगाल से भी वज़ीर आज़म आते थे, एक आध दफ़ा पंजाब से भी आए, लेकिन ज़्यादा बंगाल से थे। और मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर ये हुआ कि इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के सदर बने, जिनका ताल्लुक भी बंगाल से था। मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त फिर मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, वहाँ एजिटेशन शुरू हुआ। असम्बली में भी ये बात उठाई गई कि इन चीज़ों को बहस में लाना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन वो लैतुल से काम लिया जा रहा था, उनका एड्रेस नहीं हो रहा था, और मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे थे, मुसलसल एहतजाज हो रहा था, सड़कों पर डेमोस्ट्रेशन हो रही थी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो इस्कंदर मिर्ज़ा ने उस वक्त जो आर्मी के चीफ थे अयूब खान, उनसे उनको मशरक़ी पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाने के लिए कहा ताकि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, जो बहुत ज़्यादा एहतजाज की नज़र हो रहा था। तो 1957 में लियाकत अली ख़ान को पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने बुलाया और उनको एमरजेंसी नाफिज करवाई गई। अब जब एमरजेंसी नाफिज हुई 1957 में, तो उन्होंने फिर वहाँ पर कुछ हालात कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम हालात संभल नहीं पा रहे थे, और फिर उन हालात का बहाना बना के, जैसे मैंने पहले कहा कि हमदर्दियाँ शुरू से अयूब खान की वो अपने आकाओं के साथ थी जो बरतानिया के थे, गोरे थे, जिनसे आज़ादी ली थी। उनके इशारों पर पाकिस्तान में अयूब खान ने मार्शल लगाया 1958 में, और पाकिस्तान की उभरती हुई बनती हुई प्रोसेस में जो जमहूरियत थी जो चल रही थी उसको लपेट दिया गया, और अयूब खान ने 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लगा दिया गया और फौज के हाथ में इख्तियार चला गया। उससे पहले जब इमरजेंसी लगाई थी इस्कंदर मिर्ज़ा ने, तो अयूब खान ने जब ये मार्शल लगाई तो फिर एक टेम्परेरी काबीना बनाई, उस काबीना में कुछ लोगों को लिया और उसके बाद फिर मार्शल लगा दी। उस काबीना में यहाँ मैं जिक्र करता चलूँ
कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस काबीना में लिया गया जो उससे पहले एक सिफारतकार था, और इस्कंदर मिर्ज़ा की बहुत ज़्यादा प्लीज़ करता था। उसका लेटर भी आप गूगल पे देखें तो मिल जाएगा, जिसमें वो इस्कंदर मिर्ज़ा को कह रहा है कि यूर ओबीडिएंट सर्वेंट, मुझे आप मौका दीजिए गवर्नमेंट में आने के लिए। अयूब खान से इस्कंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान को रिकमेंड किया कि ये होनहार यंग 30 साल की उम्र है इसकी, बड़ा अच्छा ये काबिल लड़का है, इसको अब अपनी कैबिनेट में ले लें। और पहली दफ़ा नेचुरल रिसोर्सेज का इसको वज़ीर बनाया गया भुट्टो को, जिसका पाकिस्तान के बनने में या उसके ख़ानदान का कोई इससे पहले किरदार नहीं था, बल्कि ये अंग्रेज़ों के वफादार थे। शाहनवाज भुट्टो इसका बाप अंग्रेज़ों का वफादार था। नवाब जूनागढ़ की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया और उसको सर का खिताब मिला। ये एक अलग टोला था जो गोरों के मुफाद परस्त टोला था, गोरों के लिए काम करता था शुरू से, तो ये जहन में रखिए। फिर अयूब खान ने माशरा लगाई, तो फिर उसने जब अपनी गवर्नमेंट तश्कील दी तो उसमें भी फिर भुट्टो को लिया गया, और इस तरह से मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा मिनिस्टर्स को लिया गया। बंगालियों को इग्नोर करना शुरू किया और उनकी जो शिकायत थी वो बढ़ती गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया 60s में जब शेख मुजीबुर रहमान, जो मुस्लिम लीग में शुरू से ही बड़े अहम नौजवान सरगर्म कारकुन रहे, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पहली दफ़ा उनको दिल्ली में देखा एक नौजवान को, तो उनको ये काम सौंपा कि आप मुस्लिम लीग का यूथ विंग बनाइए। तो शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के लिए ग्राउंड पर बहुत काम किया एज ए यंग लीडर, और यूथ विंग बनाया मुस्लिम लीग का। तो वो फिर जब पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग में रहा। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बहुत करीब था। जब फातिमा जिन्ना लियाकत अली ख़ान के बाद मुस्लिम लीग की सदर बनी तो मुजीबुर रहमान को जनरल सेक्रेटरी बन गए, और बड़े एक्टिवली फातिमा जिन्ना के साथ काम कर रहे थे। मुहिब वतन थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन उन पर प्रेशर था क्योंकि बंगाली की डिमांड बढ़ती जा रही थी। और जब मुस्लिम लीग में सुनवाई नहीं हुई और फातिमा जिन्ना के ऊपर अयूब खान ने जुल्म सितम शुरू कर दिए, उन पर पाबंदी लगा दी, उनके पब्लिक में बोलने पर पाबंदी लगा दी, उनकी स्पीच करने पर पाबंदी लगा दी, मीडिया में उनके कवरेज करने पर पाबंदी लगा दी, तो मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग छोड़कर वो पाकिस्तान अवामी लीग जो 1949 में बनी थी वो उसमें चले गए, और वहाँ पर वो उसके सदर बन गए। और उसके बाद उन्होंने फिर बंगालियों की डिमांड के लिए खुल के बात करना शुरू कर दी। अयूब खान ने मुजीबुर रहमान को बंद कर दिया, और ये 60s में काफ़ी मूवमेंट चली, बंगालियों ने बहुत अत्याचार शुरू कर दिया। और फिर जो अवामी लीग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती गई। तो अब ये जहन में रखिए कि अवामी लीग किस तरह वजूद में आई, किस तरह पावर में आई, क्योंकि बंगालियों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। उसके बाद एक मूवमेंट चली बहुत स्ट्रीट के ऊपर, उसको फिर आर्मी से दबाया गया, और 60s में ये दौर रहा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अयूब खान के ख़िलाफ़ मगरबी पाकिस्तान में भी महंगाई हो गई थी काफ़ी, चीनी महंगे हो गई, आटा महंगा हो गया, तो अयूब खान के ख़िलाफ़, और मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब थे, तो मगरबी पाकिस्तान में भी अयूब खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली, और अयूब खान मुर्दाबाद के नारे लगे, अयूब कुत्ता है के नारे लगे, और उसमें फातिमा जिन्ना लीड कर रही थी, उनके साथ काफ़ी जुल्म व ज़्यादतियाँ की गई। उसी दौरान अयूब खान ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई लियाकत अली खान के अगेंस्ट। ये फ़ौज के कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो फ़ौज का, याद रखिए, इससे पे सलार था। तो क्रैश किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई अयूब खान ने, और उसका सेक्रेटरी जनरल भुट्टो को बनाया। पाबंदी लगाई, फातिमा जिन्ना पे जुल्म किया गया, उसके बाद में उनके खिलाफ जुलूस निकाले गए। ये आज जो मौजूदा जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की,
उसमें एक मिनिस्टर है खुर्रम दस्तगीर, इसका बाप गुलाम दस्तगीर अयूब खान के साथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग में था, जिसने एक कुतिया को लाहौर के जुलूस में बिठाया, ऊपर स्टेज पर जुलूस में उसको लेके जाए और उसके गले में फातिमा जिन्ना लिखकर फातिमा जिन्ना के खिलाफ नारे लगाए। ये वो गद्दार वतन है पाकिस्तान के बाप और आजकल उनकी औलादें जो इस वक्त भी असेंबली में बैठे हुए हैं। तो ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये आज नहीं हुआ, ये 70 साल से पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान को 2 लाख करने में इनका हाथ है। किस तरह पाकिस्तान 2 लाख हुआ? अयूब खान पे के जब तहरीक चली तो अयूब खान ने मजबूरन इक़्तिदार जो है वो दूसरे जनरल को याया खान को ट्रांसफ़र कर दिया और ख़ुद दस्तबरदार होकर चला गया। याया खान पे बहुत प्रेशर था। याया खान एक शराबी एक जनरल था, औरत नशे में रहता था, अय्याश था। बहुत सारे उसके किस्से हैं जिस पर आप देख सकते हैं गूगल पर जाके। और उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, पाकिस्तान के हालात बिगड़ते गए। लेकिन जब उस पर दबाव हुआ तो फिर 1970 में उसने इलेक्शन अनाउंस किया और पाकिस्तान में पहली दफ़ा 1970 में इलेक्शन हुए। अब जब इलेक्शन हुए, ये वो इलेक्शन है जो जिस पे आज तक 1947 से आज 2022 तक ये वाहिद इलेक्शन थे जिसमें सबसे ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों मुत्तहदा पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा वोट डाले गए और जिस पर के किसी भी पार्टी ने, ना अवामी लीग ने, ना पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, ना और बहुत सी जमातें जो सरगर्दा थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। सब ने इस इलेक्शन को तस्लीम किया और इस इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी में आई 313 के ऐवान में, जिसमें 13 मखसूस नशिस्तें औरतों की थीं और 300 कॉन्टेस्ट होकर आई थीं, उस 300 में से 160 सीटें अवामी लीग ने ली। कितनी? 160। पीपल्स पार्टी ने कितनी ली? 81। और बाकी सीटें जमात इस्लामी ने, कौंसिल मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप, जमीयत उलमा पाकिस्तान, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 16, इस तरह से ली इंडिपेंडेंट ने। तो आप देखें क्या होना चाहिए था इसके बाद। अब जो हम बात करते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत हटाई गई, चलती हुई हुकूमत, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे बड़ा जुल्म तो पाकिस्तान के साथ 1970 में हुआ, जब एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट ने, एक सियासी पार्टी ने, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 160 सीटें ली। वो गद्दार नहीं था। अगर वो गद्दार होता तो पाकिस्तान के आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा भरपूर तरीके से क्यों लेता? क्यों बंगाली इलेक्शन में हिस्सा लेते? उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपनी स्ट्रेंथ शो की, 160 सीटें ली, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वीप किया 300 में से। तो उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी, उसको हुकूमत नहीं दी गई। उसको हुकूमत नहीं दी गई और जिसकी वजह क्या थी कि उस वक्त की आर्मी नहीं चाहती थी, याया खान नहीं चाहता था कि इक़्तिदार मशरक़ी पाकिस्तान के सियासतदानों के हाथों में जाए। इक़्तिदार एक जीती हुई पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान के पास जाए। वही फिल्म चल रही है आज, गौर करें। इससे ख़तरनाक फिल्म 70 की थी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया। मुजीबुर रहमान ये कहता रहा कि आपने इलेक्शन कराए हैं, हम जीते हैं, अगर आपने मुझे इक़्तिदार नहीं दिया तो पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो, उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे कैंपेन चलती थी, रेडियो पाकिस्तान पर भी शेख मुजीबुर रहमान की डिमांड्स मौजूद हैं, उसकी इलेक्शन कैंपेन मौजूद है। जब मैं रेडियो करता था तो मैंने कई दफ़ा वो चलाई और मैं किसी वक्त अपने सोशल मीडिया पे भी लगाऊंगा। वो पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहता था, पाकिस्तान को कायम रखना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि हम इस तरह रखें कि हम कन्फेडरेशन टाइप बना लें ताकि मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम भी खुश हो जाए, मगरबी पाकिस्तान को भी मुतमईन कर दे। और हमने ये मुल्क बनाया है कुर्बानी देके, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस पाकिस्तान को नज़रिए पाकिस्तान के तहत आगे लेके चले, जिसको पाकिस्तान की फ़ौज को बर्दाश्त नहीं था।
याह्या खान ने क्या जुल्म किया उसको हुकूमत नहीं दी गई। और उसके बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दबाव डाला और ये तड़ियाँ लगाई कि अगर तुमने शेख मुजीबुर रहमान को इख्तिदार दिया तो हम फिर सिंध के अलहदगी की तहरीक चलाएंगे, हम यहाँ हंगामा करेंगे, आपके साथ नहीं देंगे। और फौज भी नहीं चाहती थी, याह्या खान भी नहीं चाहता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में इख्तिदार जाए। उसकी वजह क्या है? अगर इख्तिदार मुजीबुर रहमान को दिया जाता तो फिर इंसाफ होता, पाकिस्तान के दिफा में इंसाफ होता, पाकिस्तान की मशरक़ी पाकिस्तान से भी फौजी जनरल आते, मगरबी पाकिस्तान से भी आते। वहाँ पर तो उस ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को, बंगालियों को फौज में लिया नहीं जाता था। वो जब अप्लाई करते थे बोलते थे ये भूखे बंगाली हैं। फौज में हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किल से फ़ज़ाई में, बर्री फौज में, हवाई फौज में कुछ बंगाली आए जिन्होंने पाकिस्तान की 65 की वॉर में हमें आलम जैसों ने बड़ी जाफशानी से हिस्सा लिया, लेकिन उनको इग्नोर किया गया बंगालियों को। और दुनिया में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक जीती हुई पार्टी को हुकूमत ही नहीं दी गई और एक माइनर पार्टी को, जिसकी सीटें जो है वो जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी सीटें, उसकी सीटें सिर्फ 81 थी, उसको इख्तिदार देने की काम हुआ। बहरहाल हंगामे हुए मशरक़ी पाकिस्तान में और वो मूवमेंट जो इख्तिदार लेने की मूवमेंट थी वो मूवमेंट पे ट्रांसफ़र हो गई पाकिस्तान बांग्लादेश की आज़ादी की। उन्होंने 6 डिमांड रखी, अगर ये पूरा नहीं करोगे तो हम आज़ाद बांग्लादेश की तहरीक चलाएंगे। उसके बाद फिर 71 में फ़ौज ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सर्च। वहाँ पर टिक्का खान को भेजा गया। 10 लाख से ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तानी थे उनका कत्ले आम किया गया। हिंदुस्तान ने उनकी हिमायत में मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला किया, क्योंकि हिंदुस्तान तो ऐसा जो है वो चांस नहीं गंवाना चाहता था। और फिर मजबूरन जो है वो हमारे मुल्क में गद्दार बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं, और ये गद्दार हमारे मुल्क में फ़ौज ने बनाए। मैं और बात करता हूँ उस पर। और उसके बाद एक बहुत ही ब्लड शेड हुआ, बंगालियों को मारा गया। वहाँ बहुत सारे किस्से हैं जिसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता, और आप इस पर मैं बहुत सारे पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। वहाँ की औरतों ने बंदूकें हाथ में उठा ली, मुक्ति बाहिनी कायम की बांग्लादेश हिंदुस्तान की फ़ौज ने, और उन्होंने फिर पाकिस्तान की फ़ौज से जंग की और बिल आखिर पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ पर हथियार डाले। हालांकि कई ऐसे रास्ते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मज़ीद लड़ सकती थी, नेपाल चली जाती, ऊपर चाइना के अंदर घुस जाती, लेकिन क्योंकि इन्होंने फ़ौज ने नफरत क्रिएट कर दी थी, बंगाली शक्ल देखना नहीं चाह रहे थे, बंगाली फ़ौज से लड़ रहे थे, बंगालियों का कत्लेआम किया गया। और फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जनरल, क्योंकि टिक्का खान को वापस बुला के जनरल नियाजी को भेजा गया, जिसमें भी कॉन्स्पिरेसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और याह्या खान की। याह्या खान ने जनरल नियाजी को भेजा, 90,000 सोल्जरों मौजूद थे वहाँ पर। जो मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, सारे बंगाली खिलाफ नहीं थे, वो फौज के साथ थे। वहाँ पर जो वहाँ माइग्रेटेड यहाँ से काफ़ी मगरबी पाकिस्तान से बिजनेस करते थे, जिन्हें बिहारी कहा जाता है, वो फौज के साथ लड़ रहे थे। तो फौज वहाँ और लड़ सकती थी, अपनी जानें दे सकती थी। 1-2 जनरल थे, मेरा ख्याल है शायद अली कुली खान या इस तरह का नाम था, या जुम्मा खान, वो भाग गए, उसने हथियार नहीं डाला, अपने जो उनके अंडर में जो फौज थी उसको लेके नेपाल, उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं डालूंगा। और जनरल नियाजी ने दुनिया में पहली दफ़ा 90,000 फौज के साथ हथियार डाले हिंदुस्तान के साथ, जनरल अरोड़ा के सामने। ये हमारी फौज की फतवात हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज ने हिंदुस्तान के साथ हमेशा जंग जीती है। कौन सी जंग जीती है? आज मैं खुल के बात करना चाहता हूँ हमारी नौजवान नस्ल को। 1948 की मिसाल दी जाती है कि 1948 में, चलिए आइए इस पे भी मुख्तसर सी बात कर लें।
1948 में कहा जाता है कि जी हमारी फौज ने लड़ रही हिंदुस्तान से लड़ा और हमने कश्मीर आधा हासिल कर लिया, जो आज़ाद कश्मीर है हमारा। लेकिन हकीकत यह है कि वो जंग मुजाहिदीन ने लड़ी थी, जो नॉर्दर्न साइड से पाकिस्तान के, जो KPK आज वहाँ से कश्मीर गए। उन मुजाहिदीन ने फौजियों के साथ हिंदुस्तान की जंग लड़ी, कश्मीरियों ने उनका साथ दिया और फिर वो लड़ते चले गए। वहाँ कोई मज़ाहमत नहीं कर सके क्योंकि कश्मीरी उनके साथ थे। तो वो जंग तो मुजाहिदीन ने लड़ी थी और उसके बाद में फिर फौज ने बाद में आकर वहाँ पर हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला किया और फिर वहाँ पर सीज फायर कर दिया गया। अयूब खान ने वहाँ पर उस वक्त जो गोरा था, क्योंकि याद रखिए कि उस वक्त पाकिस्तान का जो सिपह सलार था वो गोरा था, उसने फौज लाकर कश्मीर में जो पाकिस्तान में कैप्चर कर लिया था वहाँ सीज फायर करवाया। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया, उसने सीज फायर की डिमांड की, फौरी तौर पे मंजूर कर ली गई पाकिस्तान की फौज ने भी। और वो आप देखें कि आज तक वो मामला अटका हुआ है। तो वो हमने जीती नहीं है, वो तो मुजाहिदीन ने कहा, पाकिस्तान की फौज ने नहीं जीता। उसके बाद कहते हैं जी कि हमने तो कश्मीर का तो हाल अभी तक देखना है, क्या किया हमने कश्मीर के साथ, इस फौज ने क्या किया है। फिर कहते हैं 65 की जंग। याद रखें 65 की जंग में हमने फतह हासिल नहीं की, हम यौम दिफा मनाते हैं। बेशक उसमें पाकिस्तान की फौज के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी, 600 टैंकों के साथ हमला किया था मगरबी पाकिस्तान में। लोगों ने बम बांध के, वॉलेंटरी लोग चले गए सरहद पर और उन्होंने कहा कि हम बम बांध के टैंकों के आगे लेटने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास दिफा करने के लिए इतने टैंक नहीं थे। तो पाकिस्तान की सोल्जर ने बड़ी जाफिशानी से मुल्क की हिफाजत की, यौम दिफा मनाया गया। लेकिन जर्नलों ने यह कहा कि ये हमने हिंदुस्तान से जंग जीती है। तो ठीक है, एक पाकिस्तान की फौज ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हमने दिफा किया और पाकिस्तान को बचाया। मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त कोई जंग के आसार नहीं थे यहाँ पर, और जो इलाका हमने लिया था खेम खिलन वगैरह का राजस्थान में, वो भी अयूब खान ने वापस दे दिया हिंदुस्तान को। क्यों वापस दे दिया? क्योंकि साहब बहादुर आका बरतानिया, उसका हुक्म था। क्योंकि शुरू से ही हुक्म जो है वो बरतानिया से आता है। और उसके बाद फिर अयूब खान ने जब मार्शल लगाई 58 में, तो फिर अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर, और उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी, वो अमेरिका गए और फिर वहाँ से डिफेंस डील की और यूं और फिर इमदाद भी लेकर आए, पैसा भी लेकर आए, असला भी लेकर आए और पाकिस्तान को अमेरिका के अलाई के तौर पे बल्कि उसका एक गुलाम बना दिया गया। और अमेरिका के जो इत्तेहादिए उसमें पाकिस्तान को अयूब खान ने शामिल किया। अब आ जाइए, जो मैं बात कर रहा था आपसे 71 में, तो 71 में ये हुआ कि हमने जो है वो पाकिस्तान खो दिया और फौज ने जो है वो हथियार डाले और हम कहते हैं कि जी वो हमने, और ये जंगी कैदी हो गए। फिर आप जुल्म देखें कि हुकूमत जो है वो याह्या खान ने, क्योंकि वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए जो हुकूमत थी वो अयूब, वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई, भुट्टो को, जिसकी सिर्फ 81 सीटें थी। अब जब पाकिस्तान टूट गया तो होना क्या चाहिए था? क्योंकि 160 सीटें चली गई आपकी, तो बाकी जो 140 सीटें रह गई वो तो पाकिस्तान का नक्शा बदल गया, जोग्राफिकली पाकिस्तान चेंज हो गया। तो होना ये चाहिए था कि मगरबी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान सिर्फ रह गया था, उसमें दोबारा इलेक्शन होते, डेमोक्रेटिक पार्टी जो जीतती उसको हुकूमत दी जाती, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा ही है जो आजकल जिस तरह शहबाज शरीफ को हुकूमत आर्मी ने दिलवाई है और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत दी गई, जो एक प्री प्लान था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौज का एक चमचा था, फौज की नर्सरी से पल के आया था और फिर उसको इक़्तिदार दिया गया, जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया, रिटायर्ड फौजियों को भर्ती किया गया और
उसको दबा के रखा गया। फिर जब अमेरिका का दिल भर गया और कुछ ऐसी बातें की, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रशिया से ताल्लुकात बनाना चाहता था, जब उसने रशिया का दौरे की और रशिया की तरफ बात की तो CIA ने, पाकिस्तान वाशिंगटन ने CIA के थ्रू मना करवाया। वो नहीं माना, उस पर केस बनाया गया और उसको फांसी चढ़ाई गई। उसको फांसी चढ़ाई, वो भी एक डिस्प्यूटेड मामला है, लेकिन अयूब खान, ये तो सच है कि याह्या खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार दिया। दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसने चार्ज लिया आर्मी के, फिर खुद ही सदर बने, फिर खुद ही उन्होंने असम्बली बुलाई जो पाकिस्तान की असम्बली रह गई थी, और फिर खुद ही अपनी अक्सरियत शो करके वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बाकी जितने लीडर थे, जितने पार्टी में, जितने असम्बली में लोग थे जिनके 8-10 सीटें थी, उनको दबाया गया, सख्ती से कार्रवाई की गई और पाकिस्तान में जुल्म व ज़्यादती, तासुब, मीडिया के ऊपर हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान तबाह हो। और फिर खुद भी उनको फांसी दी गई, जिसमें ज़िया का हाथ था। जब भुट्टो की चीज़ें आगे बढ़ती गई तो अमेरिका ने ही ज़िया को लेकर आया और पाकिस्तान में फिर मार्शल लगा दी गई। तो ये कंटिन्यू मार्शल 1958 से चल रही है। अमेरिका की आपको मैंने बता दिया, और बरतानिया की शुरू से ही पाकिस्तान के दिफा में इनका एक रोल रहा है, बल्कि इनकी हाकिमत रही है। फिर फौज ने आके याह्या खान के ज़माने से, बल्कि अयूब खान के ज़माने से ही पाकिस्तान के हर इदारे में फ़ौजियों को घुसेड़ा गया, रिटायर्ड फ़ौजियों को दिया गया, उनको मराहतें दी गई, और पाकिस्तान के आज हर इदारे में आपको फ़ौजी नज़र आएंगे रिटायर्ड। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे और कोई महकमा हो, और दिफा तो उनके पास है। उसके बाद में फिर याह्या खान ने 3 माह का क्या कि 10 साल हुकूमत की पाकिस्तान में। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में हुकूमत चलाई गई। फिर नया तरीक़ाकार अपनाया गया, जिसकी जो बुनियाद डाली थी वो अयूब खान ने, कि एक करप्ट किस्म का या नाअहल या फ़ौज का टट्टू जो इक़्तिदार में आना चाहता हो उसको लाया जाए। तो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया गया, जब उससे बात अमेरिका की नहीं बनी तो उसको फांसी चढ़वाई गई। ज़िया को लाया गया। उसके बाद फिर ज़िया ने एक बिजनेस मैन, शरीफ ख़ानदान का, उसके बेटे को बनाया गया, जिसको सियासत को कोई पता नहीं था। और फिर आप देखें कि फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये सब फौज के गोद से निकले हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी जो है बेनज़ीर भुट्टो, उसको भी इक़्तिदार में जब लाया गया जबकि उसने फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ किया। बाकी हालात आपके सामने मौजूद हैं। क्या हुआ, नवाज शरीफ 2 दफ़ा उसको उतारा गया करप्शन के इल्ज़ाम में, अब भी करप्शन के इल्ज़ाम में 3री दफ़ा गया, उतारा गया। और फिर जब उसको ज़रूरत पड़ी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के, तो फिर लाया गया। ये फ़ौज का किरदार रहा है। इनको कोई गरज नहीं कि आदमी कितना बद किरदार है, कितना बदनवान है, क्योंकि इनको तो चाहिए, इनको वो आदमी सूट करता है जो इनको यस सर कह के इनकी गुलामी करे। तो पाकिस्तान में 1947 से आज तक फ़ौज का हाथ है, फ़ौज मुल्क चलाती है, फ़ौज की जड़ें पाकिस्तान के हर इदारे में मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कारोबार पाकिस्तान में अगर किसी का है जिसका नाम नहीं लिया जाता तो वो फ़ौज है। आप देख लें कि किसी भी इदारे में देख लें, इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनको पैसे कमाते हैं, इनको रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कितनी इनकी सैलरीज हैं, कितना इनका बजट है, कुछ नहीं बताया जाता। ये पाकिस्तान में ही होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता ऐसा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने एक साथ आज़ादी ली थी, हिंदुस्तान में क्यों ऐसा नहीं हुआ? वहाँ क्यों फ़ौज को सिर्फ एक इदारे तक महदूद रखा गया? इसलिए कि वहाँ पर शुरू से ही डेमोक्रेसी आई, सिविल जो हुकूमत थी उसकी वो कायम रही, उनकी हकमियत, और फ़ौज बतौर एक इदारे काम किया, आज भी वो कर रहा है। और सारी दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं
फौज एक इंस्टीट्यूट है जो कि सिविलियन जो हुकूमत है उसके अंडर में होता है। वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब फौज घुसी हुई है। अब आपकी ताज़ा मिसाल ले लें कि यही कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता इमरान खान के साथ क्यों किया गया। क्योंकि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान के बाद, शेख मुजीबुर रहमान एक सियासतदान था जो अयूब खान के साथ काम करता हुआ आया था, फातिमा जिन्ना के साथ काम किया, किसी तरह का उसका लिंक पाकिस्तान की आर्मी के साथ, फौज के साथ या किसी और मुल्क के साथ नहीं था। वो एक प्योर सियासतदान था। उसने सियासी पार्टी कायम की, उसने मेजॉरिटी से जीता इलेक्शन, लेकिन उसको बंद किया गया, उस पर गद्दारी का फतवा लगाया गया, उसको मुल्क बदर किया गया। और इसी तरह से जिसने फौज के खिलाफ बात की कि उनको बैरकों में रहना चाहिए, उनको सिर्फ सरहद की हिफाजत करनी चाहिए, उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या उसको भागने पे मजबूर कर दिया, या उनको डिसअपेयर कर दिया गया। फिर आपने देखा कि फौज ने 80 से और फिर 90 में क्या किया। कराची में 10,000 नौजवान मारे गए एमक्यूएम के। एमक्यूएम को बनाने वाला कौन था? मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था 1978 में ऑल पाकिस्तान महाजी स्टूडेंट फेडरेशन बनी, जिसका मकसद ये था कि जो महाजरों के साथ तालीमी इदारों में तासुब होता है शहरी और देही की सतह पर, उसको ख़त्म किया है। दैट्स इट। बाकी कोई नहीं था। जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो महाजिर हैं शहरी इलाकों के, और जो सिंधी वाले बोलने वाले हैं सिंध के देही, वो सब साथ रहते थे, अभी भी रहते हैं, कोई उनका मसला नहीं था। लेकिन भुट्टो साहब ने ये लाइन क्रिएट की, तफरका डाली ताकि उनकी हुकूमत चले और कोटा सिस्टम कायम किया गया। लेकिन उस पर फौज ने कभी बात नहीं की, ना ज़िया-उल-हक ने कभी बात नहीं की। जब फिर मौका देखकर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट सिंध में किसी पार्टी को खड़ा करना था, तो फिर इन लड़कों को, जो स्टूडेंट पार्टी थी बेसिकली, उसको उसकी बैकिंग की गई, उनको फंड्स दिए गए। मैंने देखा है अपनी आंखों से, इन आंखों से, कराची में 80s में एमक्यूएम के जुलूस निकलते थे, जबकि पाबंदी थी, माशाल्लाह थी, पीछे फौज ट्रक खड़े होते थे। अल्ताफ हुसैन की हिमायत की गई, पैसा दिया गया, असला दिया गया। अब कहते हैं कि जी उनमें आईएसआई का वो हिंदुस्तान का हाथ था। क्या आईएसआई को नहीं पता था कि एमक्यूएम का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उनके साथ उनकी हिमायत हासिल है, वहाँ से पैसा आता है? बिल्कुल पता है था। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम को यूज़ किया गया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये किसी हद तक भी जाने को तैयार है अगर इनका मफाद हो। तो फिर आपने देखा आज भी वो बैठे हुए हैं हुकूमत में, कोई जवाब नहीं है। महाजिरों के जो मुतालबात थे वो सिर्फ एक डोमेस्टिक मुतालबात थे। कोटा सिस्टम ख़त्म होता तो सिंध में और कोई मसला नहीं था। सिंधी महाजिर शुरू से साथ रह रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। सिंधी भी बड़े अच्छे आम लोग हैं, उनके साथ जितना जुल्म किया और वडेरों ने आज भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, जरदारी कर रहा है, उस पर फौजी खामोश हैं। बल्कि जरदारी के साथ डील की गई है, अब डील चल रही है, पहले भी की गई। बेनज़ीर के साथ मुशर्रफ ने डील की। तो जहाँ इनका मुफाद होता है ये उन लोगों को लाते हैं, ऐसे ठगों को, करप्ट लोगों को, मुजरिमों को लाते हैं, जो आज ड्रामा है। तो मैं बात कर रहा था कि मुजीबुर रहमान के बाद जो दूसरा पार्टी आई जो कि बगैर किसी फौजी बैकग्राउंड के या उसकी बैकिंग के आई, वो थी तहरीक इंसाफ। इमरान खान ने अपनी मेहनत से एक पार्टी बनाई, खड़ी की पार्टी, नौजवान साथ में आए और इलेक्शन हुआ। कहते हैं कि जी उसमें इलेक्शन में फौज ने साथ दिया। अगर दिया भी था तो फौज ने क्यों साथ दिया? क्योंकि वो नवाज शरीफ को उतारना चाहते थे, उससे दिल भर गया। नवाज शरीफ को लाई कौन थी? यही फौज है। उतारने के लिए किसने काम किया? इसी फौज ने। बेनज़ीर को कौन लाया था? यही फौजी। उतारा किसने? इन्हीं फौजियों ने। आवाम को तो बेवकूफ़ बनाया गया है। तो अब जब देखा कि इमरान खान इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको ऐसा आदमी चाहिए जो कि इनका गुलाम हो, क्योंकि ये खुद गुलाम है। इनका जो पैदाइश हुई है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से हुई है। मैंने आपको हिस्ट्री इसलिए बताई, 1947 से ही ये बरतानिया की फौजों के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है, यस मैन है। जब अमेरिका कोई बात करता है तो ये टाल नहीं सकते।
इनको पता है कि इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम चाहती है, उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, वो एक हुकूमत चला रहा था जानबूझ के अमेरिका के कहने पर, क्योंकि यस्मैन अमेरिका के इन्होंने ऐसे लोगों को लेकर आए जो इमरान खान बात करता है कि 60% से ज़्यादा मुजरिम है। आप लोगों को पता है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये इमरान खान को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे तहरीक इंसाफ को। इन्होंने किया है पहले भी, इन्होंने मुजीबुर रहमान के साथ ये किया, तो वो तो फिजिकली दूर था, उन्होंने अपना मुल्क बना लिया। अब क्योंकि ये इनका जो मुफाद है वो अमेरिका का यस मैन बनना है, अमेरिका का ऑर्डर होगा तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इनको अपने अपने हिस्सा मिल जाएगा, फौजियों को भी फिट कर दिया जाएगा। अब मैंने पहले भी पिछले साल और उससे पहले भी कई वीलॉग में कहा है कि ग्रेटर प्लान है। जब मैंने एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि कराची में रेंजर्स की मौजूदगी में GSN वाले जुलूस निकाल रहे हैं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई। प्लान ये है जरदारी के, जो अमेरिका का प्लान है, और जो अमेरिका का प्लान है वही फौज का प्लान है, क्योंकि वही फौज गुलाम है। ये बाजवा जो है यस मैन है अमेरिका का, ये यस मैन है अमेरिका का। अमेरिका के सामने ये बात नहीं कर सकते। एक बात करने वाला आया, कौन था? वो है इमरान खान। अब उसके पीछे लगे हुए। क्या किया इमरान खान ने? उसको अवाम की अक्सरियत हासिल है, पढ़े लिखा तबका आज पाकिस्तान का 60% वो इमरान खान के साथ में है। मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने आपको हकीकत बता दी कि क्या वजूहात हैं कि इस पाकिस्तान के साथ ये कुछ हो रहा है। अगर यही हालात रहे, इमरान खान ने कह दी, क्योंकि ये जो मैंने बातें बताई ये इमरान खान को पता है, लेकिन आज भी ताकि दुनिया में बदनामी ना हो। लेकिन कब तक हम ये बदनामी के खौफ से हम ये चीज़ें छुपाते रहेंगे और हम इशारों के नाम में बात करते रहेंगे? हमें खुल के कहना पड़ेगा कि फौज ने कर रही है जो कुछ भी कर रही है। पाकिस्तान तोड़ने में फौज का हाथ था, और अब तक जो भी पाकिस्तान को बर्बाद किया है ये फौज ने किया है, लेकिन उन्होंने अपना इदारा तो मजबूत बना लिया है। कितने उनको ज़मीनें मिलती हैं, कितने उनके बेनिफिट हैं, क्या क्या उनकी अयाशियाँ हैं, कहाँ कहाँ बैरून मुल्क असासे हैं। नवाज शरीफ के असासों पे बात होती है, जरदारी के असासों पे बात होती है, उन्होंने बनाए हैं। किसी जनरल के असासों पे बात होती है? कितने उन्होंने असासे बनाए दुनिया में बनाए हुए हैं? कितना पैसा है उनके पास? नहीं होती। जो करेगा उसको साफ कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तानियों, मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान को अगर नहीं बचाया गया इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। ये प्लान है अमेरिका का, जो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी उनकी सेनेटर्स की। वो चाहते हैं कि KP के और इस तरह का जो नॉर्दर्न साइड का इलाका है बलोच, वो अफगानिस्तान के साथ मिलके ग्रेटर अफगानिस्तान बनाया जाए, बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, कबायली सरदारों के हाथ में दिया जाए UAE और दूसरी स्टेट की तरह, और अमेरिका उसको कंट्रोल करे, और वहाँ बैठ के वो ईरान को, चाइना को इसको कंट्रोल करे। CPEC को वाइंड अप कर दिया जाएगा। पंजाब जो है उसको अलग कर दिया जाएगा। पंजाब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान रह जाएगा। इस तरह से 3 टुकड़े बनाएंगे, और इस सौदे में नवाज शरीफ शामिल है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं चाहिए, उसको पंजाब चाहिए। वो पंजाब का वो पंजाब का अमीरुल मोमिनीन बन जाएगा। जरदारी को सिंध चाहिए, वो सिंध का। ये गारंटियां दी हैं अमेरिका ने जरदारी को, नवाज शरीफ को, अल्ताफ हुसैन को कराची अलग करने के लिए, और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। अब इनको क्या इसी तरह से ये चीज़ें मिलती हैं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं हुआ। अमेरिका सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह लोगों को यूज़ करता है। कल इन्हीं को लटका दिया जाएगा। मकसद ये है कि पाकिस्तान जो एक अजीम ताकत था और आज भी है, न्यूक्लियर पावर है, पहला इस्लामी, उसको ख़त्म किया जाए, न्यूक्लियर से ख़त्म किए जाएँ। इन्होंने सीरिया, शाम और इराक, ईरान, सूडान और जितने इस्लामी मुल्क हैं उन सबको या तो शटअप कॉल दे दी या उनको ख़त्म कर दिया माशी तौर पे, और अब पाकिस्तान का नंबर है। लिहाजा पाकिस्तानियों, एक ही हल है कि आपको कुर्बानी देनी होगी।
मुझे नहीं पता कितनी खूनी कुर्बानी देनी होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये फौज जो है ये जिस तरह से इन्होंने बंगाल में की, बंगालियों को मारा था, ये आवाम को मारने से भी दरेग नहीं करेगी, क्योंकि बड़े आका का ऑर्डर है। उनका ऑर्डर होगा तो ये फौज भी मारेगी। आपने थोड़ा सा टेलर देख लिया, इमरान खान को इस चीज़ का इल्म था कि ये करेंगे, इसलिए उसने वापस बुला लिया। लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, पाकिस्तान बनने के बाद एक दफ़ा और वही कुर्बानी देनी पड़ेगी जो पाकिस्तान के वक्त दी गई थी। उसकी वजह, अगर पाकिस्तान को कायम रखना है, ये सरजमीन, इसका वजूद पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ज़रूरी है। पूरे उम्मत मुस्लिमा की बका इस मुल्क के साथ है, लिहाजा आपके लिए ये अब आखिरी वक्त है। अगर आपने इस वक्त भी खुल के सामने नहीं आए, ठीक है, इन्होंने क्योंकि क्रिमिनल्स को बैठा दिए हैं। सनाउल्लाह एक कातिल है, उसके बाप का नहीं पता कितनी उसकी माँ ने शादियाँ की थी, ज़रा आप जाके गूगल पे चेक करें। वो एक नहायत ही गलीज किस्म का कातिल है, उसको जानबूझ के ये वहदा दिया है। ये बाजवा ने जानबूझ के छांट के उन लोगों को बिठाया है जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और यस मैन करने वाले हैं। आपके सामने है इस वक्त इमरान खान रेडी है। मैं सिर्फ इसलिए बात करता हूँ कि देखें किसका साथ देंगे फिर आप। मैंने आपको बड़े शॉर्ट करके भी, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप पूरी देखिएगा इसको। मुझे उम्मीद है ये नहीं सोचिएगा कि इतनी लंबी वीडियो है, क्योंकि ये बातें शायद किसी और ने नहीं की हों। बताना आपको ज़रूरी था। मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे निमोनिया हो गया था, लेकिन फिर भी मैं रह नहीं पा रहा था ये बातें बताने से। मैंने बता दिया है, हम पाकिस्तान जाए नहीं जाए, हम बाहर बैठे हुए हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से, मुहिब वतन पाकिस्तानियों से कहता हूँ, देखें हमारा मुल्क अगर है तो हम हैं, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। हमें बाहर बैठ के आवाज़ उठानी चाहिए। ज़ाहिर है कि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम मगरबी मुल्कों में बैठे हुए हैं, हमारी बहुत लिमिटेशंस हैं, हमें देख देख के बात करनी पड़ेगी। लेकिन हम जिस तरह से भी पाकिस्तान में जो हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे पाकिस्तानी मुहिब वतन हैं, उनको सपोर्ट करनी है और हर उस पार्टी को सपोर्ट करनी है जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है। बदकिस्मती से हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो खामोश हैं इस पर, उन सबको साथ देना चाहिए इमरान खान का, क्योंकि इस वक्त बात तहरीक इंसाफ की नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूँ। इमरान खान पाकिस्तान की बात कर रहा है, इससे ज़्यादा दिलेर लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है। आइंदा अगर पाकिस्तान रहेगा तो हो सकता आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है उस पर तकिया करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको, इमरान खान साहब को भी मैं कहूँगा कि अब आप ये सारे जो आपने एक थोड़ी सी लिहाज रखा हुआ है, आप नाम नहीं ले रहे। इमरान खान शुरू से जब मीर जाफर सादिक की बात कर रहे थे तो मुझे पता है कि वो फौज के जनरलों की बात कर रहा था, वो बाजवा की बात करते थे। उन्होंने लिहाज किया कि हमारी बदनामी होगी, लेकिन अब तो ख़त्म हो गई चीज़ सारी। बदनामी तो हो रही है हमारी, किस चीज़ का लिहाज करना। बताना पड़ेगा सच, नहीं बताएंगे तो बताने से पहले हम फना हो जाएंगे। यही मुझे कहना था। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरी देखेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये बड़ी वीडियो, एक दफ़ा फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।